दोस्तों ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी आपको हैरान करके रख देगी। इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस है। मूवी के एंडिंग में कुछ ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए इस मूवी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो सड़क में बहुत तेजी से भाग रहा था और फिर हमें एक डायमंड एग्जीबिशन दिखाया जाता है जो कि मुंबई शहर में मौजूद है। वहाँ पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और मुंबई पुलिस भी मौजूद थी। वो दिन भी आम दिन की तरह ही था। सभी ज्वेलर्स अपना कलेक्शन दिखा रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लड़कियां रैंप वॉक करके अपनी गोल्ड और डायमंड्स का एडवर्टाइज कर रहे थे। और उस जगह पर कुछ ऐसे भी पुलिस वाले थे जो बिजनेसमैन बनकर घूम रहे थे। मतलब कि उन लोगों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। और वहीं पर हम दो लोगों को देखते हैं जो अपने एग्जीबिशन पर काम कर रहे थे। उनमें से एक का नाम था मंगेश देसाई और दूसरे का नाम था कामनी सिंह। मंगेश कामनी से पूछता है कि वो जो आने वाला है वो कब तक आएगा। कामनी कहती है बस आने ही वाला है। और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था। वो एक एसटीडी पर जाता है और वो सीधा कंट्रोल रूम को फोन करता है। वो कहता है मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन आपकी ज्वेलरी एग्जीबिशन में एक बहुत बड़ी चोरी होने वाली है। आप लोगों को जल्दी से वहाँ से निकाल दीजिए। और वहाँ पर 4 लोग आएंगे और उनके पास AK-47 भी है। मतलब उस आदमी ने उन चोरों की सारी डिटेल्स बता दी थी। इस बात से पुलिस अलर्ट हो गई थी और वो लोग वहाँ पर एक सायरन बजा देते हैं। और दूसरी तरफ हम उन्हीं चोरों को देखते हैं जो वॉशरूम में चोरी की तैयारी में लगे हुए थे। वो सबसे पहले कैमरे की लाइन काट देते हैं। तब तक पुलिस सभी लोगों को सेफ जगह पर पहुँचा देती है। अब डकैत गोली चलानी शुरू कर देते हैं और यहाँ से पुलिस वाले भी उन पर फायरिंग करते हैं और फायरिंग के दौरान वो चारों चोर मारे जाते हैं। अब पुलिस वाले सभी लोगों से कहते हैं कि जब तक डेड बॉडी यहाँ से नहीं चली जाती तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोगों को अपने घर जाने की फिक्र हो रही थी कि पता नहीं उन्हें यहाँ से कब जाने को मिलेगा। और फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस से चारों डेड बॉडी को ले जाया जाता है और फिर सब लोगों से कहा जाता है कि अपने अपने एग्जीबिशन में खड़े हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि कामनी बड़ी हैरानी से दौड़ने लग जाती है और वो देखती है कि उसी के ही एग्जीबिशन से 5 डायमंड गायब हो चुके हैं। मंगेश बताता है कि इन हीरो की कीमत यदि मैं मोटी मोटी बताऊं तो 500 करोड़ से भी ज्यादा होगी। पुलिस वाला कहता है कि अब आप लोग नहीं जा सकते, यहाँ हीरो की चोरी हुई है, इसलिए आप सबकी चेकिंग की जाएगी। यहाँ पर जल्द ही डिटेक्शन की टीम आ रही है। और फिर हम डिटेक्शन के सीनियर को देखते हैं जिसका नाम था जसविंदर। जसविंदर एक ऐसा इंसान है जिसने अपने करियर में कभी भी फेल नहीं हुआ। उसने हर एक केस को सॉल्व किया है और उसने जिस पर भी शक किया वो शक उसका सही निकला है। और वो एक गोल्ड मेडलिस्टर है और उसे 4 अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और उसे इस केस के लिए यहाँ होम मिनिस्टर ने भेजा है क्योंकि ये बहुत बड़ी चोरी थी। वो अपने काम के लिए बहुत जाना जाता है। जसविंदर एक एक करके सबसे पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो पूछता है कि जब हीरे गायब हुए तो सबसे पहले किसने देखा। कामनी बताती है कि मैंने और मंगेश ने। और वो काउंटर भी मंगेश और कामनी का ही था। वो सभी लोगों से पूछता है कि मंगेश और कामनी को कौन कौन जानता है। उनमें से काफी सारे लोग अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब था कि मंगेश और कामनी को वहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं। और उनमें से एक लड़का भी वहाँ पर खड़ा हुआ था जिसका नाम था सिकंदर। एक पुलिस वाला उसे बुलाकर पूछता है कि जब चोरी हुई तुम कहाँ पर खड़े हुए थे। सिकंदर अपनी पोजीशन बता देता है और वापस मुड़कर जाने लगता है। वो थोड़ा जल्दी में था और इस वजह से एक आदमी को धक्का लग जाता है और जसविंदर ये बात नोट कर लेता है। वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। सिकंदर बताता है कि मेरी माँ घर में अकेली है, इसलिए मुझे अपनी माँ की टेंशन है। और फिर उससे पूछताछ की जाती है कि तुम कहाँ पर थे। सिकंदर फिर से बताने लग जाता है कि मैं वहाँ पर था और दूसरा आदमी मेरे पास ही था। लेकिन उसके साथ वाला आदमी बताता है कि सिकंदर यहाँ पर नहीं था, वो दूसरी जगह पर था। सिकंदर कहता है कि हाँ मैं चलते फिरते कहीं और भी चला गया होऊंगा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। लेकिन जसविंदर को सिकंदर पर शक हो गया था। सिकंदर बताता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ। और फिर जसविंदर को होम मिनिस्टर के एक आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि यदि तुम ये केस सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा और एक गिफ्ट भी मिलेगा। जसविंदर अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि आज तक
उसके पास ऐसा कोई केस नहीं आया जिसे उसने सॉल्व न किया हो। मतलब जसविंदर एक ऐसा इंसान है जो सच तो ढूंढता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। जसविंदर कहता है कि मैं इस केस को 24 घंटे में सॉल्व कर दूंगा। जसविंदर को 3 लोगों पर शक था। उनमें से एक था मंगेश और कामिनी और तीसरा सिकंदर। वो तीनों जसविंदर को समझाने लग जाते हैं। मंगेश कहता है कि मैं यहाँ 35 साल से काम कर रहा हूँ। वहीं कामिनी कहती है कि मैं यहाँ 3 महीने से हूँ और मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं भला ऐसा काम क्यों करूँगी। और वहीं सिकंदर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है। वो चिल्लाने लग जाता है कि मेरी माँ घर पर अकेली है, मुझे मेरे मकान मालिक को इन्फॉर्म करने दो कि मैं घर पर लेट आऊंगा। और फिर सिकंदर को कॉल करने दे दिया जाता है। सिकंदर अपने मकान मालिक को बता देता है कि वो उसकी माँ को बता दे कि वो घर पर लेट आएगा। और फिर जसविंदर तीनों को अपनी कस्टडी में ले लेता है। मंगेश और सिकंदर को जेल में बंद कर दिया जाता है। मंगेश कहता है कि 35 साल की नौकरी के बाद मुझे क्या फायदा मिला। मेरे सेठ ने एक बार मेरे लिए ये भी नहीं कहा कि वो आदमी 35 साल से यहाँ पर काम कर रहा है। मुझे उस पर यकीन है, कम से कम इस वक्त तो वो मेरे लिए खड़ा हो सकता था, लेकिन नहीं। और बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि कामिनी ने झूठ बोला था कि वो यहाँ पर 3 महीने से काम कर रही है। दरअसल वो मंगेश के साथ वहाँ पर 4 साल से काम कर रही है और उसकी सिर्फ 3 महीने से शिफ्ट चेंज हुई है। पता नहीं उसने झूठ क्यों बोला, शायद वो डर गई होगी। और ये बात सिकंदर के दिमाग पर बैठ जाती है कि कामिनी ने झूठ क्यों बोला। तभी हम वहाँ पर कामिनी को भी देखते हैं। कामिनी अपने बच्चे के साथ वहाँ पर आई थी और फिर सिकंदर को अकेले ही पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। सिकंदर के हाथ बांध दिए जाते हैं और फिर जसविंदर उसे 2-4 थप्पड़ भी मारता है। जसविंदर कहता है कि मैं जल्द ही प्रूफ कर दूंगा कि हीरे तूने ही चुराए हैं। इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल चुका है कि ये काम तेरा ही है। सिकंदर उसे कहता है कि मुझसे वादा करो कि यदि तुम्हें पता चला कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने चोरी नहीं की, तो यदि तुम मर्द हो तो तुम मुझसे माफी मांगोगे। और यहाँ से कहानी हमें 15 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जसविंदर को देखते हैं। वो ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे बताया जाता है कि उसे ऑफिसर बुला रहे हैं। जसविंदर को बताया जाता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि ड्यूटी पर ड्रिंक करना अलाउड नहीं है और वो दिन भर ड्रिंक करता रहता है। उसने 15 सालों से कोई केस सॉल्व नहीं किया। जसविंदर थाने से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लग जाता है और एक पुलिस वाले को कहता है कि गाड़ी चलाओ। पुलिस वाला कहता है कि आपके लिए गाड़ी चलाना हमें अलाउड नहीं है। जसविंदर कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, दरअसल वो भूल गया था कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर वो ऑटो में बैठकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जसविंदर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में हम उसकी पत्नी कौशल्या को देखते हैं। दरअसल कौशल्या और जसविंदर बहुत टाइम से उन दोनों के डाइवोर्स का केस चल रहा था। कौशल्या कहती है कि उसे रहने खाने पीने का सबका पैसा देना पड़ेगा। उन दोनों की बातों से लग रहा था कि जसविंदर उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी शायद उसकी हरकतों से तंग आ चुकी है और फिर डाइवोर्स ग्रांटेड हो जाता है। जसविंदर कौशल्या से 10 मिनट बात करने के लिए मांगता है, लेकिन कौशल्या उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। और जसविंदर वहाँ से एक बार में जाता है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। बार भी बंद होने वाला था, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं रहा था। तभी उसके पास बार का मैनेजर आता है। वो मैनेजर कहता है कि आप इतनी ड्रिंक मत कीजिए, सुबह आपको ड्यूटी पर भी जाना है। जसविंदर उसे बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। और फिर जसविंदर को एक अनजान आदमी का फोन आता है। वो आदमी कहता है कि आप बाकी का पेमेंट कर देते तो अच्छा होता। जसविंदर कहता है कि जब मैं अपना आखिरी खाता बंद करूंगा तो तुझे पूरा पेमेंट कर दूंगा। और वो आदमी उसे बताता है कि आपका दोस्त इंडिया आ रहा है। ये बात सुनकर जसविंदर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो आदमी उसे एक नंबर भी सेंड करता है। जसविंदर उस नंबर को अपने फोन पर डायल करता है और वो नंबर था सिकंदर का। और अब हम सिकंदर को देखते हैं जिसका पूरा हुलिया बदल चुका है, जो अब अबू धाबी में रहता है। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। सिकंदर जसविंदर की आवाज सुनते ही पहचान जाता है कि वो कौन है। जिसने उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया है वो उसे कभी नहीं भूल सकता। जसविंदर उसे कहता है कि तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि यदि तुम्हें पता चला कि मैं चोर नहीं हूँ तो तुम एक मर्द की तरह मुझसे माफी मांगोगे। और आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता चला कि तू इंडिया वापस आ रहा है। जब तू यहाँ आएगा तो तुम मुझसे मिलना और मैं तेरी आंखों में आंखें डालकर एक मर्द की तरह तुझसे माफी मांगूंगा। मुझसे गलती हुई थी और मैंने ही तेरी लाइफ को खराब किया। सिकंदर को उसकी बातें सुनकर उसे अपना बीता हुआ कल याद आने लग जाता है। सिकंदर कहता है
कि ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। और फिर वो कामनी से ना मिलकर पहले जसविंदर से मिलने का फैसला करता है। और इसी दौरान हमें 15 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उन तीनों को कोर्ट में देखते हैं। कोर्ट में उन तीनों को 14 दिन के लिए रिमांड में रखने को कहा जाता है। इसी बीच पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। जसविंदर कोर्ट में कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने हीरे अपने पेट में छुपा लिए हों और इसके लिए हमें इनसे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि मुझे इन तीनों पर पूरा शक है। उन तीनों की तरफ से जो लॉयर लड़ रहा था उसके पास भी जसविंदर की बातों का कोई जवाब नहीं था। जसविंदर कोर्ट में कहता है कि मुझे 14 दिन नहीं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चाहिए। मैं 7 दिन के अंदर सब कुछ प्रूव कर दूंगा। अब इन लोगों को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में हम सिकंदर की एक दोस्त को भी देखते हैं, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। और फिर तीनों के पेट का स्कैन किया जाता है, लेकिन उनके पेट के अंदर भी कोई डायमंड नहीं थे। और फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में बहुत तेजी से दौड़ रहा था, और इसी ने ही कंट्रोल रूम को कॉल करके अलर्ट किया था कि एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। जसविंदर उससे कहता है कि इतने टाइम से तू कहाँ था। वो आदमी कहता है कि मैं ये न्यूज सभी जगह पर देख रहा था, ये सब देखकर मैं डर गया था, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आया। जसविंदर उस आदमी से कहता है कि तू सब कुछ सच सच बता दे, इसके लिए मैं तेरी बहुत खातिरदारी करूंगा। वो आदमी बताता है कि मैं हर रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल के लिए ऑटो में छोड़ने जा रहा था, और ऑटो जाने के बाद मेरे पास एक कॉल आता है। वो कहता है ऑटो वाले की शक्ल चेक कर ले, क्या पता तेरी बेटी आज घर वापस न लौटे। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं उस ऑटो के पीछे भागा। तभी वो आदमी कहता है कि तेरे पजामे में एक लेटर है, उसे पढ़ते जाना, हनुमान मंदिर पर जाकर एक कॉल करना, और ये कॉल करके तू अपने घर चले जाना। तेरी बेटी टाइम से तेरे घर पहुंच जाएगी। और शाम को मेरी बेटी टाइम से मेरे घर पहुंच गई। वो कहता है बस मेरे साथ यही हुआ था, शायद किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया था। और फिर हम उन तीनों को देखते हैं। कामनी, मंगेश और सिकंदर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो लोग अब भी यही कह रहे थे कि हीरे हमारे पास नहीं है और ना ही हमें उनके बारे में कुछ पता है। और अब 7 दिन का रिमांड खत्म हो गया था। उन तीनों की तरफ का जो वकील था वो कहता है कि इन तीनों से कोई भी एविडेंस नहीं निकला, इसलिए इनको बेल दे दी जाए। और फिर कोर्ट से इन तीनों को बेल भी मिल जाती है, क्योंकि जसविंदर के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। घर जाकर सिकंदर की माँ उससे पूछती है। सिकंदर की पीठ पर बहुत सारे चोट के निशान भी थे कि बेटा इन सब चीजों से कब बाहर निकलोगे। तभी सिकंदर की उस नर्स दोस्त को भी देखते हैं जो उसकी केयर करने के लिए घर पर आई थी। वो कहती है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। सिकंदर कहता है मैं बेल पर आया हूँ, केस अभी भी चल रहा है। और फिर सिकंदर की माँ उस नर्स से कहती है कि आज तो तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो कहती है हाँ, और आपके बेटे ने तो मेरा प्यार कभी समझा ही नहीं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे अपनी लाइफ भी सेट करनी है और अपने माँ बाप को भी देखना है। और ये बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सिकंदर अपनी पुरानी जॉब के लिए वापस जाता है, लेकिन उसे उस जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है। जाहिर सी बात थी कि उसे उस जॉब पर रखेगा कौन, जिसके लिए उसे गुनहगार समझा जा रहा है। उसे बस यही कहा जाता है कि तुम अभी बेल पर हो, तुम छूटे नहीं हो और तुम कभी भी जेल के अंदर जा सकते हो। और दूसरी तरफ किराएदार ने भी उन्हें बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तुम ये घर खाली कर दो। और अगले हियरिंग के लॉयर को देने के लिए पैसे भी सिकंदर के पास नहीं थे। सिकंदर के चारों तरफ से रास्ते बंद होने लगे थे। उसकी लाइफ एक पल में जैसे बिखर सी गई थी। वो पूरी तरह टूट गया था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके पास कामनी आती है। अब उन तीनों का केस एक ही था, इसलिए वो उसकी मदद करते हुए उसे थोड़े पैसे दे देती है। और फिर वो एक दूसरे की जिंदगी के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर कामनी बताती है कि उसके हस्बैंड ने किसी और से शादी कर ली और उसे और उसके बच्चे को छोड़ दिया। उसके परिवार में उसका एक बच्चा और उसकी छोटी बहन है, और इतने बड़े शहर में उनका कोई नहीं है, और वो रहने वाली नागपुर की है। वहीं सिकंदर बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके पिता की मौत हो गई थी, और अब वो अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहता है। वो भी किसी और शहर से इस बड़े शहर में रहने आया है। इस तरह कुछ वक्त बीतता है। सिकंदर और कामनी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, और उन दोनों को एक दूसरे से हमदर्दी होने लग जाती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। और एक दिन जब सिकंदर अपने घर वापस लौटता है तो उसके घर के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, और जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है।
दरअसल सिकंदर की माँ की बहुत टाइम पहले से तबीयत खराब थी और कोर्ट वगैरह के काम में सिकंदर अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाया। अब सिकंदर बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका था और अब उसे कामनी के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसलिए कुछ दिन बीतने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर सिकंदर जसविंदर से मिलने चला जाता है। जसविंदर सिकंदर से मिलते ही उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ खराब करने के लिए माफ कर दो और मुझे तुमसे जानना है कि उस इंक्वायरी के दौरान तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। सिकंदर बताता है कि मुझे एक बार फिर से बेल मिली। मेरी और कामनी की शादी हो चुकी थी। तभी मेरे एक अंकल से मुलाकात होती है जो पटना में रहते हैं। उनकी एक फैक्ट्री है। वो कहते हैं तू वहाँ जाकर मेरा काम संभाल और तुम दोनों एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। और फिर हम दोनों ट्रेन पकड़कर सीधा पटना चले जाते हैं। हम दोनों पटना जाकर मन लगाकर काम करते हैं। हम बहुत अच्छे से सेट होने लगे थे और इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद मेरे पास एक कॉल आती है और वो कॉल थी मंगेश की। वो मुझे बताता है कि तुम दोनों का अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि तुमने हियरिंग मिस कर दी है। और लॉयर ने हमको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि हमने उसकी फीस नहीं दी। और मंगेश ने कहा कि तू कुछ भी करके वापस मुंबई आ जा। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर पटना से मुंबई चला गया। अब इतने सालों से ये केस चल रहा था और पुलिस के पास इन तीनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। बस शक के दायरे में इनका केस चल रहा था और इसलिए इन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये बात सुनकर सिकंदर और मंगेश बहुत ज्यादा खुश हुए और ये खुशखबरी सिकंदर कामनी को देना चाहता था। मैं ये खुशखबरी लेकर सीधा पटना पहुंचा कामनी के पास। लेकिन जब मैं दरवाजा खटखटाया तो कामनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको मैंने ये खुशखबरी दी। वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई और तुरंत ही बेहोश हो गई। मैं तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि कामनी के लंग्स में पानी भर चुका है, उसका ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए उसे पैसे चाहिए। और जब मैं घर लौटा तो बच्चे घर में अकेले थे। वो घर के बाहर बैठे हुए थे। जिस घर में हम रह रहे थे उन लोगों ने हमें चोर बोलकर वहाँ से बाहर निकाल दिया, जबकि हम लोगों को कोर्ट से बाइज्जत बरी भी कर दिया गया था। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन लोगों ने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी। फिर मैं बच्चों को लेकर एक होटल में जाता हूँ और उन्हें वहाँ पर रुकने को कहता हूँ और फिर मैं पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल की तरफ वापस जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे कुछ गुंडे रोक लेते हैं। वो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं और मेरे सारे पैसे छीन लेते हैं। उस दिन मैं अपने आप को दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान समझ रहा था। इसलिए मैं अब अपने आप को खत्म करने का सोच लेता हूँ। इसलिए मैं एक ब्रिज में चला जाता हूँ। तभी एक हॉर्न बजता है और मैं उस जोन से बाहर आता हूँ और फिर मैं सोचने लग जाता हूँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। वहाँ बच्चे अकेले हैं और मेरी बीबी मौत से लड़ रही है और मुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को ही खत्म करने जा रहा था। ये मुझसे क्या होने वाला था। मैं रोता जा रहा था और मैं हर एक मोमेंट में आपको ही इन सब का जिम्मेदार मान रहा था। और फिर मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे एक दोस्त को पता चलता है। वही दोस्त कामनी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी देता है और वो पैसों का इंतजाम करके मुझे अबू धाबी भेज देता है और वहाँ मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाता हूँ और विदेश जाकर आज मैं 15 साल बाद इस मुकाम में हूँ कि मेरे पास आज सब कुछ है। जसविंदर कहता है कि मुझे खबर मिली है कि विदेश में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। सिकंदर कहता है मुझे पता था कि तुम मुझ पर नजर जरूर रखोगे। वो बताता है कि हाँ, वहाँ पर मेरी एक गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वो लड़की एक दिन मेरे साथ थी। तभी सामने से एक आदमी आता है और वो उस लड़की को कहता है कि मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, तुम पहले बार में डांस किया करती थी और तुम तो मुंबई की रहने वाली हो। इस बात से मुझे पता चल जाता है कि उस लड़की को तुमने ही मेरे पीछे भेजा है उन हीरो का पता लगाने के लिए। लेकिन मुझे उस पर पूरा शक था और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती थी। हाँ, वो पहले बार में डांस किया करती थी, लेकिन वो किसी के कहने पर यहाँ नहीं आई। वो सच में उससे प्यार करती है और सिकंदर उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। और जसविंदर सिकंदर से फिर से कहता है कि मुझे एक बार फिर से माफ कर दो, मुझे पता चल चुका है कि तुमने चोरी नहीं की थी। सिकंदर उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे मुलाकात नहीं करना चाहूँगा, ये हमारी आखिरी मुलाकात होनी चाहिए, और उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जसविंदर उठकर उससे कहता है कि कैदी नंबर 3, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो सब मैंने क्रिएट किए थे कि तुम हीरे निकालो बेचने के लिए। तुम्हें जॉब से निकालने से, तुम्हारे किराए के मकान से तुम्हें निकालने से लेकर कामनी कहीं पर जॉब न कर पाई, वो सब कुछ मैंने किया था।
कि तुम्हें लाइफ में इतना प्रेशर डाला जाए कि तुम उन हीरो को बेच दो, मतलब तुम उन हीरो को बेचने में मजबूर हो जाओ और फिर हम तुम्हें पकड़ लें। और जब तुम्हारी बेबी के लंग्स में पानी भर गया था तो तब हमने ही तुम्हारे चाचा को फोन करके ये कहा था कि इन्हें मकान से बाहर निकालवा दिया जाए, और रास्ते में जिन लोगों ने तुम्हारे पैसे लूट लिए थे उन लोगों को हमने ही भेजा था। और इससे भी बड़ा सच तो ये था कि जो कामनी उसकी पत्नी है वो भी जसविंदर ने ही प्लान करके उससे शादी करवाई थी। जो बच्चा है और जो प्यार है वो सब हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि कामनी जब एक शॉप पर हीरे बेच रही थी तो हमने उसे पकड़ लिया था। कामनी के पास बड़े हीरे तो नहीं थे, लेकिन छोटे डायमंड्स वो यहाँ वहाँ बेचती थी। तब हम लोगों ने उससे बोला कि सिकंदर पर हम लोगों को पूरा शक है, उसके पास ही वो डायमंड है, तुम उसके साथ प्यार का नाटक करो, उसके साथ शादी करो, बच्चे करो, जो भी करो, लेकिन काम जारी रखो जब तक कि वो डायमंड बाहर न निकाल दे। और सबसे बड़ी बात कि जब तुम सुसाइड करने गए थे तो वो जो लंबा हॉर्न मारा था वो मैंने ही मारा था, तुमको मैंने मरने भी नहीं दिया। ये सारी बातें सुनकर सिकंदर को जसविंदर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे एक थप्पड़ लगाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो तुरंत ही अपने घर जाता है कामनी के पास। वो कहता है, तुमने इतने टाइम से मेरे साथ क्या नाटक खेला। कामनी कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने अपने छोटे बच्चे और छोटी बहन के लिए किया, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करने लग गई हूँ। लेकिन कामनी की बातों पर अब सिकंदर को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और फिर सिकंदर अगले ही दिन वो एक गांव के लिए निकल जाता है। वो वहाँ से एक बंगले में जाता है। वो बंगला बहुत ही आलीशान था। और फिर वो प्रिया कहकर आवाज मारता है, और प्रिया वही लड़की थी जो उसकी नर्स दोस्त थी। प्रिया उसे एक पौधा देती है और सिकंदर उसे थैंक यू कहकर वहाँ से वापस आ जाता है। और जब वो बस में बैठता है तो पीछे जसविंदर भी बैठा हुआ था। वो उसकी गर्दन पर गन रख देता है। वो कहता है, यहाँ से उतरकर सीधा मेरे साथ चल। जसविंदर सिकंदर को एक जगह पर लेकर जाता है और उसे एक लोहे के पाइप से बांध देता है और उसके सामने उस पौधे को तोड़ देता है। और उसी पौधे के अंदर एक पॉलीथिन में वही 5 हीरे मौजूद थे। हीरे लेकर वो तुरंत ही अपनी पत्नी कौशल्या को फोन करता है। वो कहता है, मैं गलत नहीं था, 15 साल से जिस आदमी पर मुझे शक था वही आदमी चोर निकला। कौशल्या कहती है कि मुझे ये बात पहले दिन ही पता चल चुकी थी, जब तुमने कहा था कि मुझे उस आदमी पर शक है, और तुम्हें इस सच को प्रूफ करने में 15 साल लग गए और हमारे रिश्ते में इसके बीच दरार आ गई। अब जसविंदर सिकंदर से पूरी सच्चाई जानना चाहता था और फिर सिकंदर सब कुछ एक एक करके बताता है। वो बताता है कि आपको तो पता है कि मैं सीसीटीवी वगैरह चेक किया करता था। वहाँ पर तुकाराम नाम का एक कर्मचारी था। तुकाराम उसे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका कंप्यूटर खराब हो गया है, वो तुम्हें इसके 5000 रुपए देगा। वो तुरंत ही तुकाराम के फ्रेंड के लोकेशन पर जाता है। उस कंप्यूटर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिकंदर को 5000 रुपए चाहिए था, इसलिए वो नाटक करता है कि उसके कंप्यूटर में ज्यादा प्रॉब्लम है और इसके लिए अभी टाइम लगेगा। जब वो आदमी कमरे से बाहर जाता है तो मुझे उस कमरे में गन्स वगैरह भी मिलती है और कंप्यूटर में उस डायमंड एग्जीबिशन का लोकेशन भी था और उसमें वो सब प्लानिंग थी जिस तरह से ये चारों उस डायमंड को चोरी करने वाले थे। और ये प्लानिंग उस जगह की थी जिस जगह पर सिकंदर काम करता है। और उसे पता चलता है कि तुकाराम भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है और इन लोगों का एक टाइम भी फिक्स हो चुका था कि इन लोगों को कब रॉबरी करनी है। और अब ये बात मेरे दिमाग पर बैठ चुकी थी। और फिर मैंने एक पेपर में कुछ लिखा। एक आदमी अपनी बेटी को ऑटो में रोज छोड़ने जाता था। मैंने उसके पजामे के अंदर वही चिट्ठी डाल दी और फिर मैंने उससे एक फेक कॉल कराई जो कि आपके कंट्रोल रूम में पहुंचा था। और फिर मैं एग्जीबिशन में जाकर उन चोरों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सबका ध्यान चोरों पर जाता है, इसी हफड़ा तफड़ी में मैं उन डायमंड्स को चुरा लेता हूँ। और जब चोरों की डेड बॉडीज लेने के लिए एम्बुलेंस आई थी तो उसमें एक नर्स भी थी और वो थी मेरी फ्रेंड प्रिया। उसके साथ मैंने वो डायमंड सेफली भेज दिए। प्रिया मुझे पसंद करती थी और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ लेकिन आपके सामने हार गया। और यहाँ जसविंदर बताता है कि सिंगापुर में जो वो लड़की थी वो भी मैंने ही प्लान की थी। सिकंदर उससे कहता है कि हम आपस में ये सब बांट लेते हैं। आपको भी इस जॉब में क्या मिला, 15 साल हो गए, आपको सस्पेंड कर दिया गया और आपकी पत्नी ने भी आपको तलाक दे दिया। दोनों आपस में बात करते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए
और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।